मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हरियाणा की खबरें। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सख्त की हेडलाइंस पर। डेंगू की रोकथाम को लेकर विभाग अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। सीरो सर्वेक्षण के तीसरे राउंड की रिपोर्ट जारी। राज्य में सीरो पॉजिटिव दर 76.3%। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मीडिया को दी जानकारी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा। रणजीत सिंह हत्या मामले में सुनाई गई सजा। रोहतक जेल की बढ़ाई गई सुरक्षा। राम रहीम समेत 5 लोगों को उम्र कैद की सजा। राम रहीम पर लगा 31 लाख का जुर्माना। 19 साल बाद मृतक के परिवार को मिला इंसाफ। और यमुनानगर में चोरी के मामले को लेकर बुलाई गई पंचायत में सुनाया गया अजीबोगरीब फैसला। आरोपी की चोरों के काटे गए सर के आधे बाल। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नगर के पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय के गेट पर ताला लगा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगाया है। नगर निगम के गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पानी की समस्या को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। पार्षदों का कहना है कि जब तक पानी की समस्या से निदान नहीं मिलेगा तब तक ये ताला नहीं खुलेगा। गंदा पानी पीने से बच्चे और बुजुर्ग लगातार बीमार हो रहे हैं, जिससे नाराज होकर अब पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया है। गंदा पानी पीने से बुजुर्ग और बच्चे बीमार हो रहे हैं। नगर निगम प्रशासन पर अनदेखी और लापरवाही का आरोप भी पार्षदों के द्वारा लगाया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से, जहां पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया है। पार्षदों का कहना है कि गंदा पानी पीने की वजह से बुजुर्ग और बच्चे लगातार बीमार हो रहे हैं। पानी की समस्या का जब तक निदान नहीं होगा तब तक ये ताला नहीं खुलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सोनीपत से हमारे संवाददाता राम सिंहमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, पार्षदों ने अपनी नाराजगी को देखते हुए नगर निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। उनका कहना है कि जब तक उनको पानी की समस्या से निदान नहीं मिलेगा तब तक ये ताला नहीं खुलेगा। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार बात करें अलग अलग वार्ड की, तो वहां पर गंदा पानी सप्लाई होता है और काफी ऐसे वार्ड भी हैं जहां पानी की जो है पिछले कई दिनों से नहीं पहुंचा है, और जिसके चलते यहाँ पर नगर निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर जो है आज अलग अलग जो पार्षद हैं उन्होंने ताला जो है वो जड़ दिया है। और उनका समर्थन करने के लिए यहाँ के जो मेयर हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं और लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सीधे तौर पर उनका यही कहना है जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि प्रशासन जो है वो सोया हुआ है, उसको जगाने के लिए ये तालाबंदी किया गया है। और वहीं स्थानीय महिलाओं से जब हमने इस बारे में बातचीत करी तो उनका यही कहना था कि गंदा पानी इतना जो बदतर है कि उनके बच्चे पीते ही बीमार पड़ जाते हैं और बदबूदार पानी है, और ऐसे में गंदा पानी पीने की वजह से काफी परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल राम, इससे पहले भी पार्षदों का कहना है कि कई बार इस मामले में अवगत कराया जा चुका है, लेकिन प्रशासन इस पूरे मामले में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। इस दौरान उन्होंने नगर निगम प्रशासन पर अनदेखी और लापरवाही का आरोप भी लगाया है। बिल्कुल, देखिए नगर निगम प्रशासन पर पहले भी कई बार इस प्रकार के आरोप जो है पीने के पानी की सप्लाई को लेकर लगाते रहे हैं, और आज जो है काफी महिलाएं और जो है पार्षद और मेयर जो है वो लगातार यहाँ इकट्ठे और बैठकर जो है धरना दे रहे हैं। और इसके बाद जो है अभी इन्होंने यही कहा है जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जी बिल्कुल राम, लेकिन अब इस पूरे मामले में नगर निगम प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भारी संख्या में महिलाएं भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी समस्या का निदान नहीं होगा ये ताला नहीं खुलेगा। देखिए करीबन 2 से ढाई घंटे के जो है ताला लगाए हुए हो गए, अभी तक प्रशासन नहीं पहुंचा है। और प्रशासन की लापरवाही भी देखिए कि बार बार जो है लोग यहाँ पर शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई भी निदान नहीं हुआ। और वहीं पार्षदों की अगर बात करें तो पार्षद बने हुए जो है 10 महीने हो गए, अभी तक उनकी बातों को है सुनाई नहीं की जा रहा और हर बार उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन राम, इस दौरान बड़ा सवाल ये भी निकल करके सामने आ रहा है कि बार बार नगर निगम प्रशासन को इस पूरे मामले में अवगत कराया जा चुका है। बार बार बुजुर्ग और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बावजूद इसके इस तरह की अनदेखी जो निकल करके सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है।
बिल्कुल इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब घरों में गंदा पानी सप्लाई किया जाता है, मिनरल वाटर पीने वाले लोग जो है, गरीब लोगों के घरों में जो सब गंदा पानी सप्लाई होता है उसकी तरफ ध्यान देना मुनासिब नहीं समझते। और यही हालात हैं और इसी हालात को प्रदर्शित करने के लिए लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो लोगों को ये, प्रशासन को ये चेताना चाहते हैं कि इतना अपने साथ वो गंदा पानी भी लेकर आए हैं और प्रशासन से भी ये दिखा रहे हैं कि गंदा पानी देखिए, अगर आप में हिम्मत हो या पी के देखिए, क्योंकि उनके घरों में जिस प्रकार से पानी जाता है तो यहाँ पर जो है हालात काफी बदतर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल राम, इस दौरान जहां स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री, राज्य सरकार तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि राज्य की जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो, लेकिन इस दौरान जो नगर निगम प्रशासन की तस्वीर निकल करके सामने आई है कि बार बार अवगत कराने के बाद मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा, गंदे पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। ऐसे में कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग को भी ये ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं नगर निगम प्रशासन। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार के हालात, इस प्रकार की तस्वीर एक या 2 महीने की नहीं है, पिछले 10 महीने से लगातार चली आ रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अनदेखी और लापरवाही का भी आरोप जो है लोग लगा रहे हैं, पार्षद लगा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन जो है वो हाथ पर हाथ धरा बैठा रहता है। जहाँ वोटर सप्लाई के लिए जो मोटरें हैं वो भी खराब पड़ी हुई हैं, उनका जो पैसा है वो आखिर कहाँ जाता है? वो बजट होता है, हर बार जो है बजट रिलीज किया जाता है, फिर भी इस प्रकार के बदतर हालात कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी जो है प्रत्यक्ष रूप में लोग लगाते हुए नजर आए। जी बिल्कुल राम, हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं, लगातार पार्षदों का हंगामा देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में नगर निगम प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेता है, स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ एक्शन लेता है, क्योंकि लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राम, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, रुक करेंगे खबरों का, जहां हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और राज्य के सभी सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए कहा कि अपने अपने संबंधित जिलों में उपायुक्त, शहरी स्थानीय विभाग और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए डेंगू की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाएं, साथ ही सघन फॉगिंग पर भी बल दें। उन्होंने यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी सिविल सर्जन अधिकारियों के साथ डेंगू और कोविड वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक की। बता दें कि इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हमें डेंगू की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे और विशेष प्रयास भी करने होंगे, क्योंकि डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मच्छरों से उत्पन्न होने वाले बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य टीमों को सक्रिय करना होगा। ये टीमें लगातार लार्वा की जांच करें और दवाई इत्यादि का छिड़काव करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हमें डेंगू के मामलों को कम करने के पूरे प्रयास करने होंगे, क्योंकि लक्षण वाले अभी तक 60% तक टेस्ट में डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। वहीं इस प्रकार उन्होंने डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट्स देने के संबंध में आई नई गाइडलाइंस का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने प्लेटलेट्स के बारे में नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसे जल्द ही संबंधित अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ साझा किया जाएगा। इस प्रकार उन्होंने कोविड संक्रमण के संबंध में भी दिशा निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा कि कोविड की वैक्सीनेशन में तेजी लाएं और विशेष तौर पर दूसरी डोज लगाने के लिए दूसरी डोज के पात्र लोगों से संपर्क साधें और उन्हें वैक्सीनेट करने का काम करें। तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने समीक्षा बैठक की है। बता दें कि डेंगू की रोकथाम को लेकर विभाग को अलर्ट किया है, साथ ही कोविड के वैक्सीनेशन पर भी उन्होंने जोर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों को उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान अनिल विज का कहना कि गाइडलाइंस को सक्रियता से लेते हुए लोगों के साथ, डॉक्टर्स के साथ, अधिकारियों के साथ ये दिक्कतें साझा करें और जो भी डेंगू की रोकथाम के लिए उचित कार्रवाई हो वो जरूर की जाए। बढ़ते आगे, जहां हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सोमवार को सितंबर 2021 में आयोजित कोविड-19 सीरो सर्वेक्षण के तीसरे राउंड की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें राज्य के लोगों में सीरो पॉजिटिविटी दर 76.3%, जिसमें शहरी 78.1% और ग्रामीण 75.1% पाए गए, जबकि पहले सीरो राउंड में 8% और दूसरे सीरो राउंड में 14.8% पॉजिटिविटी दर पाई गई थी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सोमवार को चंडीगढ़ में सीरो सर्वे के तीसरे राउंड की रिपोर्ट को जारी करने के दौरान पत्रकारों से बातचीत भी की और बताया कि राज्य के लोगों में सीरो पॉजिटिविटी दर 76.3% है, जिसमें शहरी 78.1% और ग्रामीण 75.1% पाए गए, जबकि पहले सीरो राउंड में 8% और दूसरे सीरो राउंड में 14.8% पॉजिटिविटी दर पाई गई थी। इस मौके पर उन्होंने सीरो सर्वे के तीसरे राउंड की रिपोर्ट की पुस्तक का भी विमोचन किया। उन्होंने बताया कि सीरो सर्वे के दौरान
पुरुषों में 75.3%, जबकि महिलाओं में 77.1%, 6 से 9 वर्ष के बच्चों में 69.8%, 10 से 17 साल के बच्चों में 73.2% की पॉजिटिविटी पाई गई है, जबकि टीकाकरण के बाद लोगों में 81.6%, नॉन वैक्सीनेटेड लोगों में 75.5% की पॉजिटिविटी पाई गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सीरो सर्वेक्षण कोविड-19 टीकाकरण के परिणाम स्वरूप या प्राकृतिक संक्रमण द्वारा सार्स और कोव-2 के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति का आकलन करने के लिए किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि सर्वे में प्राकृतिक और टीकाकरण से उत्पन्न हुई एंटीबॉडी का पता लगाने का सर्वेक्षण किया गया और टीकाकरण के बाद बनने वाली एंटीबॉडी का स्पाइक प्रोटीन का टेस्ट भी हुआ। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सामुदायिक चिकित्सा विभाग PGIMS रोहतक के सहयोग से हरियाणा के सभी जिलों में यह सर्वेक्षण किया गया। सीरो सर्वेक्षण के इस दौर में सैंपल का साइज 36,520 तक बढ़ाया गया। राज्य में किए गए पिछले सीरो सर्वेक्षणों की तुलना में ये सैंपल साइज बहुत बड़ा था, जबकि पहले दौर में 18,700 और दूसरे दौर में 15,840 का सैंपल साइज 5 था। दो सीरो सर्वे अगस्त व अक्टूबर 2020 को पहले करवाए गए थे, जिसमें पॉजिटिविटी पहले सीरो सर्वे में 8% आई थी और दूसरे राउंड में 14.8% आई थी। पॉजिटिविटी जब हम कहते हैं, हमारा अभिप्राय ये है कि कोविड आने के बाद जो मनुष्य के शरीर में एंटीबॉडी बनती है या वैक्सीन लेने के बाद जो एंटीबॉडी बनती है, उसको हम पॉजिटिविटी कहते हैं। इस बार का जो हमने सीरो सर्वे करवाया है, हमने दोनों प्रकार की बनी हुई एंटीबॉडी को अकाउंट में लिया है। नेचुरल भी, यानी किसी को कोविड हुआ और नेचुरल उसके शरीर में एंटीबॉडी बनी, उसको भी हमने काउंट। बढ़ते आगे, जहां डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हत्या के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। इसके अलावा 4 अन्य आरोपियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि राम रहीम समेत अन्य आरोपियों को साल 2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में 8 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था। वहीं सजा के ऐलान से पहले हरियाणा के पंचकुला जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। इस मामले में दोषी कृष्ण, सबदिल, जसवीर, अवतार को सजा सुनाई गई है। वहीं आरोपी राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि 19 साल बाद मृतक रणजीत सिंह के परिवार को इंसाफ मिल पाया है। देर नहीं है। जगसीर, कितना संघर्ष किया इस इंसाफ के लिए, क्या क्या मुश्किलें आई? काफी हमारे बुजुर्गों ने बहुत संघर्ष करा इस इंसाफ के लिए। आज अगर वो होते तो अलग बात थी। अगर इस दौरान कहीं से धमकियां मिली हों, क्या क्या हुआ आप लोगों के साथ? 16 तक आपके फादर साहब लड़े, उसके बाद आप आए। 19 साल बहुत लंबा टाइम होता है। किस तरह से देखते हैं, आज आप सेटिस्फाई हैं थोड़ा? हाँ जी, बिल्कुल। जुडिशरी पे हमें पूरा विश्वास था, हमारे साथ इंसाफ होगा। सजाए मौत की मांग कर रहे थे, अदरवाइज प्रोसिक्यूशन। आप चैलेंज करेंगे अभी जो फैसला है उसको सजा बढ़ाने के लिए? परिवार से बैठ के सब जो भी होगा फिर बाद देखेंगे, अभी कुछ नहीं। लेनिन के वकील को भी और सबने उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी कोर्ट में वो सारी जो इनकी विनोद और जो पहले से एक लाइफ सेंटेंस चल रही है, उसके कंकरेंट भी लाइफ सेंटेंस जी साथ ही साथ, और बाकी कंपनसेशन जो 31 लाख रुपए जुर्माना लगाया है, उसमें से आधा पैसा
कंप्लेनेंट को जाए गैस सर बचाव पक्ष की तरफ से क्या क्या उनको उम्र कैद हुई या फिर कोई सभी को और कितना जुर्माना लगाया गया सर सभी को? सब पे अलग अलग है जी। जो बाबा राम रहीम उनमें 31 लाख का जुर्माना, बाकी उनमें 50,000 और 25,000 वो भी पूरा ऑर्डर आएगा उस तरह के जुर्माना। सर आगे क्या करेंगे? आगे अपील करेंगे और पता ही है आपको जिस तरह के एविडेंसेस आए हैं और जिस तरह के एविडेंस बार बार चेंज हुए हैं, इतने सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और सर्कमस्टांशियल एविडेंस अगर केस है तो अल्टीमेटली ये कहीं पर भी स्टैंड। सर आपके द्वारा किस तरह का बचाव पक्ष के जरिए आपके पास क्या दलील थी? नहीं, दलील तो उसमें यही है कि सारे जितना भी है ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और उस तरह का केस है, वो अल्टीमेटली इट हैज टू बी जज्ड बाय द एपलेट कोर्ट्स। ये यहाँ की जजमेंट में फाइनल जजमेंट्स नहीं, जजमेंट्स जो हैं वो एपलेट कोर्ट की फाइनल होती है और वो अल्टीमेटली अभी सारी चैलेंज होनी है। तो उसके बाद जब कोर्ट में सुनवाई होगी। सर बचाव पक्ष की तरफ से क्या क्या दलीलें जो हैं वो आज दी गई, क्योंकि आज भी बचाव आपके लोगों की तरफ से भी कई दलीलें। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में तो पुलिस से था भी नहीं जी। यही है जो एक लॉ है, सेटल्ड लॉ है, उस पर काफी जजमेंट्स हमने कोर्ट में लॉ चल रहा है। उसमें इस तरह का कोई जिस तरह की ये प्लीड कर रहे थे कि जी डेथ सेंटेंस होना चाहिए, ऐसा है वैसा है, और इनका जिस तरह का काम है और जिस तरह के सोशल वर्क्स है और इतने टाइम से इतने इनके अगुवाई हैं और जिनके लिए काम कर रहे हैं, इतने लोगों को मोटिवेट करते हैं, इतने सोशल वर्क करते हैं, ये सब मिला थोड़ी। वहीं रोहतक के सुनारिया जेल में साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे राम रहीम गुरमीत को पंचकुला की सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को रणजीत सिंह हत्या केस में उम्र कैद की सजा सुना दी है, जिसके चलते रोहतक जेल की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि रोहतक जेल की तरफ जाने वाले रास्ते पर अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है, जो जेल की तरफ जाने वाले वाहनों की जांच करने में जुटी हुई है, क्योंकि सजा सुनाने के बाद इस तरह का भी अंदेशा था कि कहीं राम रहीम के समर्थक जेल के पास ना पहुंच जाएं। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इसी तरह की कोई बात ना हो, बाकी अभी तक सामान्य स्थिति है और फोर्स यहाँ लगा रखी है, IIM चौक पे लगा रखी है। कोई ऐसी विशेष अभी लाइन रोड स्थिति खराब नहीं है, सामान्य है। हाँ, गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी बात होगी देखते हैं, चेक करके गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं बार बार। कितने जवानों की ड्यूटी लगाई? यहाँ 20 जवानों की ड्यूटी लगा रखी। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि इनके वक्त भी इकट्ठा हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ यहाँ ऐसा लग नहीं रहा है, बाकी ड्यूटी हमारी दुरुस्त हैं। बढ़ते हैं आगे, जहां हरियाणा सरकार द्वारा निजी स्कूल संचालकों में गरीब बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए एक बार फिर 134A के तहत आवेदन मांगे गए हैं। सरकार द्वारा आवेदन मांगे जाने के बाद निजी स्कूल संचालक विरोध पर उतर आए हैं। स्कूल संचालकों ने इकट्ठा होकर डिप्टी DEO के माध्यम से DEO के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं पिछले सालों में दिए गए बच्चों को पढ़ाने के एवज में रिम्बर्समेंट की डिमांड भी की है। स्कूल संचालकों ने कहा कि पिछले 5 सालों से सरकार ने रिम्बर्समेंट नहीं दिया है और ऐसे में ये इस साल के बच्चों को मुफ्त पढ़ाने में असक्षम है। बता दें कि कोविड के बाद करीब 1.5 साल बाद निजी स्कूल खुलने शुरू हुए हैं और आर्थिक तंगी का सामना कर रहे निजी स्कूल संचालकों ने 134A के नाम पर एक और आर्थिक मार देने का आरोप लगाया है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची थी यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए। यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा हम सबको मजबूरी में और फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि ये 134A का रूल सरकार अपनी मर्जी से कभी किधर को स्टीयर कर देती है, कभी किधर को स्टीयर कर देती है। अभी कुछ महीने पहले हमें मैसेज दिया गया था कि इस साल से नए 134A के एडमिशन नहीं होंगे और सारे के सारे एडमिशन मॉडल संस्कृति स्कूलों में किए जाएंगे और हमारा बकाया पैसा भी दे दिया जाएगा जो पुराने बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, जो 4-5 सालों से 6 सालों से पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और सडनली बिना नोटिस के हमारे को 4 दिन का टाइम दिया गया कि अपनी वैकेंट सीट्स दीजिए। इतनी जल्दबाजी में ऐसा क्यों किया गया? आज हम सभी प्राइवेट स्कूल से इकट्ठे होकर यहाँ पर DO साहब को ज्ञापन देने आए थे रिगार्डिंग 134A के एडमिशंस के ऊपर। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हम पिछले 5 सालों से फ्री में बच्चे पढ़ा रहे हैं। 200 से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक रीइंबर्समेंट के नाम पर एक भी पैसा हमें नहीं मिला है। लोगों जो सरकार ने फीस
तय की है 300-400 रुपये, वो भी नहीं दे पा रही है। तो हमारी ये डिमांड थी आज के नए एडमिशन से पहले हमारे पुराने जो एडमिशन्स हुए हैं उनकी रीइंबर्समेंट की जाए सबसे पहले, ताकि और इस समय एडमिशन करना एक बहुत नाइंसाफी है। आज हम सब प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से हम लोगों ने डीओ साहब को ज्ञापन दिया है। 134A के जो इस सेशन के अंदर एडमिशन्स कर रहे हैं वो ये बहुत लेट एडमिशन्स हैं। इस समय बच्चों के साथ ये नाइंसाफी है और हमारे साथ भी। इस समय अगर एडमिशन्स होते हैं हमारे स्कूलों के अंदर, ना तो बच्चे पढ़ पाएंगे ना हम ढंग से पढ़ा पाएंगे। दूसरा ये है कि अभी तक हमारा जितना भी 134A का क्लेम है किसी भी स्कूल का पूरा क्लियर नहीं हुआ है। अगर गवर्नमेंट हमसे उम्मीद करती है कि हम 134A के बच्चों को फ्री में पढ़ाएं और बाद में पैसे दें, तो बाद में बहुत लेट ना दे गवर्नमेंट हमारे को, पहले वो क्लियर कर दें। जो प्राइवेट स्कूल से आए थे इनकी रिप्रेजेंटेशन एक मेमोरेंडम दिया है इन्होंने डीओ सर के नाम। तो इनके जो भी पॉइंट्स हैं कि इनकी कुछ फीस की पेमेंट्स नहीं आई हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम आगे भेज देंगे जो इनका बैलेंस अमाउंट है, और जो टेस्ट हैं वो फेयर होते हैं। बढ़ते हैं आगे, जहां हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता सोमवार को फायर ब्रिगेड के ऑफिस पहुंचे, जहां ज्ञानचंद गुप्ता ने फायर ब्रिगेड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। साथ ही फायर ब्रिगेड कार्यालय में रखे फाइलों को भी खंगाला। इस दौरान कार्यालय से लापता चल रहे कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति नाराजगी भी व्यक्त की। बता दें कि उन्होंने इस मौके पर कहा कि पिछले लंबे समय से फायर ब्रिगेड ऑफिस में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थीं। और अब बात यमुनानगर की करेंगे, जहां छछरौली के गांव देवधर में पंचायत में 3 युवकों को अजीबोगरीब सजा सुनाई गई। बता दें कि चोरी के आरोप में पकड़े गए इन तीनों युवकों के सिर के आधे बाल काट दिए गए। बाल काटने का वीडियो भी बनाया गया, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और युवकों को अपने किए गए गलत कार्य का एहसास हो। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक इस मामले में पुलिस तक कोई भी शिकायत नहीं पहुंची है और न ही ग्रामीणों ने चोरी की शिकायत पुलिस में दी है, न ही बाल काटने की भी कोई शिकायत पुलिस तक पहुंची है। तो यमुनानगर का ये पूरा मामला, जहां पंचायत ने चोरी के मामले में एक अजीबोगरीब सजा 3 युवकों को सुनाई है। बता दें कि इस दौरान तीनों युवकों के सर के आधे बाल काट लिए गए। वहीं अभी तक पुलिस में इस पूरे मामले पर कोई भी शिकायत नहीं पहुंची है। वहीं इन युवकों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आरोपी चोरों के सर के आधे बाल काटे गए। वहीं इन आरोपियों का वीडियो भी बनाया गया, जो सोशल मीडिया पर अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यमुनानगर का यह पूरा मामला, जहां चोरी को लेकर पंचायत ने अजीबोगरीब ये फैसला सुनाया है। बता दें कि पंचायत ने तीनों आरोपियों को सजा सुनाते हुए उनके सर के आधे बाल काट लिए। वहीं वहां मौजूद ग्रामीणों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया। बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस तक अभी भी कोई शिकायत नहीं पहुंची है, ना तो ग्रामीणों की तरफ से और ना ही आरोपियों की तरफ से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, पंचायत ने एक ऐसा अजीबोगरीब फैसला सुनाया है जहां 3 आरोपियों के सिर के आधे बाल कटवा दिए गए और अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस मौन है, पुलिस तक कोई भी शिकायत नहीं पहुंची है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है। और जो चोरी की वारदात थी वो चलो ठीक है पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद सारी कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए थी। लेकिन पंचायत ने सबको घेर लिया, उसके बाद उनकी पिटाई भी की गई और उनके बाद उनके बाल काटे गए, फिर वीडियो वायरल किया गया। ये सारी चीजें हुई हैं और पुलिस इसमें अभी तक शिकायत का इंतजार कर रही है। पुलिस का कहना है कि ना तो पीड़ितों की तरफ से कोई हमारे पास शिकायत आई है, ना चोरी की कोई शिकायत आई है। जैसे ही कोई शिकायत आती है उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये अजीबोगरीब मामला है जो कि हरियाणा की ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस अधिकारी भी, प्रशासनिक अधिकारी भी बहुत ज्यादा कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जी सुरेंद्र, हालांकि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बच रहा है, लेकिन पंचायत की तरफ से ये अजीबोगरीब फैसला सुनाया आखिर क्यों गया? क्योंकि चोरी की सजा थी, चोरी की सजा में सजा मिलना जरूरी है, लेकिन ये कैसी सजा है कि लोगों के, आरोपियों के सर के आधे बाल काट दिए गए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही जो आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि
पंचायत को कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। मामला कोई भी था, किसी भी तरह का था, उसको पुलिस को सौंपना चाहिए था। पुलिस जो कार्रवाई करती, कानून अपना काम करता। लेकिन यहाँ ग्राम पंचायत ने इस तरह का अजीबोगरीब फैसला सुनाया है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में काफी चर्चा हो रही है और काफी उस गांव की बदनामी भी हो रही है कि इस तरह के फैसले को सीधा सीधा कानून के ऊपर रखकर देखा जा सकता है। क्योंकि मामला जो भी हो, पुलिस ने कार्रवाई करनी है, प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई करनी है, वहां तक मामला जाने ही नहीं दिया गया और सारी चीजें अपने आप तय कर दी गई। जी बिल्कुल सुरेंद्र, हालांकि पंचायत ने अपने आप से फैसला ले लिया है, लेकिन अब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस के संज्ञान में तो ये मामला पहुंच गया है। क्या पुलिस अब इस पूरे मामले में अपनी तरफ से कोई पहल करती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से जो बात हुई है, थाना प्रभारी से जो हमारी बात हुई है, कैमरे के सामने हालांकि कुछ नहीं बोला, लेकिन वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि हमारे पास अभी किसी भी पक्ष से कोई शिकायत नहीं आई। ऐसी कोई शिकायत आती है हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी कोई शिकायत नहीं आई। शायद शिकायत का ही इंतजार कर रहे हैं। संज्ञान उनके मामला आज जरूर गया है, लेकिन कार्रवाई करने के मूड में नजर नहीं आती पुलिस। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो पंचायत में अजीबोगरीब ये फैसला सुनाया गया है, जहां पर 3 आरोपियों के सिर के आधे बाल कटवा दिए गए। हालांकि इस पूरे मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि पुलिस तक कोई भी शिकायत अभी भी नहीं पहुंची है, ना तो ग्रामीणों की तरफ से और ना ही आरोपियों की तरफ से। और इसी के साथ हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।